नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 17वीं सदी के उस बेजोड़ इंजीनियरिंग चमत्कार की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। हम सभी ने इसकी सुंदरता की तारीफ तो बहुत सुनी है, लेकिन आज हम इसके पीछे के विज्ञान, उस्ताद अहमद लाहौरी के मास्टरमाइंड डिज़ाइन और उस बेजोड़ तकनीक पर समझेंगे जिसने इसे मुमकिन बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत इस सबसे बड़े सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, 17वीं सदी का वो दौर जब ना तो कोई बड़ी क्रेनें थीं, ना आज जैसी आधुनिक मशीनें और ना ही आधुनिक सीमेंट, तो यमुना नदी के एकदम किनारे नरम और दलदली मिट्टी पर इतनी भारी भरकम इमारत आखिर कैसे खड़ी की गई? ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प रहस्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एक शाही विजन और एक असंभव नींव की। 1631 में मुमताज महल के गुजर जाने के बाद मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने इस विजन को कागज पर उतारा। उनका डिजाइन ऐसा अद्भुत था कि अगर इसे केंद्र से देखा जाए तो दोनों ओर सब कुछ एकदम गणितीय रूप से बराबर दिखाई देता है। लेकिन चुनौती थी वो नरम जमीन। तो बिल्डर्स ने क्या किया? उन्होंने जमीन के अंदर बड़े बड़े गहरे कुएं खोद दिए। फिर इन गड्ढों को पत्थरों और मजबूत लकड़ी से भर दिया गया और इसके ऊपर चूना, मिट्टी और ईंटों की कई परतें बिछा दी गईं। आसान भाषा में कहें तो इतनी विशाल इमारत का भार सहने के लिए उन्होंने जमीन के ठीक नीचे एक मजबूत कृत्रिम पहाड़ ही बना डाला। और यहाँ इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो लिटरली हैरान कर देता है। उन कुओं में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई वो कोई आम लकड़ी नहीं थी, वो एक खास तरह की लकड़ी थी जो यमुना नदी की नमी के संपर्क में रहकर सड़ने के बजाय नमी को सोखकर पत्थर जैसी और भी ज्यादा सख्त हो जाती थी। मतलब नदी का जो पानी इस इमारत के लिए खतरा था, उसी को इसकी ताकत बना दिया गया। नींव तो मजबूत बन गई, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ। पहाड़ों को खिसकाना, लॉजिस्टिक्स का चमत्कार। ताजमहल की सबसे बड़ी पहचान है राजस्थान के मकराना का वो सफेद संगमरमर। लेकिन सवाल यह है कि वो इतनी दूर से आगरा पहुंचा कैसे? 17वीं सदी के इस लॉजिस्टिक्स को इमेजिन करके देखिए। सैकड़ों किलोमीटर दूर से भारी पत्थरों को लाने के लिए हजारों बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊंटों की एक पूरी फौज लगा दी गई थी। वजन को कम करने के लिए पत्थरों को पहले ही खदान में तराश लिया जाता था। और हाँ, समय और ऊर्जा बचाने के लिए नदियों के रास्ते बड़ी बड़ी नावों का भी बहुत समझदारी से इस्तेमाल हुआ। रास्ते में जगह जगह जानवरों और मजदूरों के लिए बाकायदा अस्थायी पड़ाव बनाए गए थे। अब एक और लॉजिकल सवाल आता है, बिना किसी क्रेन के इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? इसका जवाब है मिट्टी के विशाल रैंप्स। मजदूरों ने कई किलोमीटर लंबे मिट्टी और ईंटों के ढलानदार रैंप्स बनाए थे। भारी पत्थरों को रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स की मदद से इन्हीं रैंप्स पर धीरे धीरे खींचा जाता था। और जैसे जैसे इमारत की ऊंचाई बढ़ती गई, इन रैंप्स को भी उसी अनुपात में ऊंचा किया जाता रहा। खैर, इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए इंसानी मेहनत का जो पैमाना था वो शायद सबसे बड़ा चमत्कार है। तो चलिए बात करते हैं 20,000 मजदूरों की शक्ति के बारे में। 20,000! जरा इस संख्या की विशालता पे गौर कीजिए। इतने सारे मजदूरों और कारीगरों की दिन रात की मेहनत लगी थी इसमें। ये तादाद इतनी बड़ी थी कि निर्माण स्थल के ठीक बगल में इन लोगों के रहने और काम करने के लिए मुमताज़ाबाद नाम का एक पूरा का पूरा नया शहर ही बस गया था। सब कुछ एकदम मशीन की तरह एक सुनियोजित व्यवस्था के तहत काम कर रहा था। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ स्थानीय टैलेंट नहीं था, बल्कि ये एक सच्चा ग्लोबल कोलैबोरेशन था। फारस से नक्काशी और कैलीग्राफी के महारथी आए थे। भारत के बेहतरीन कारीगरों ने पत्थर काटने और जड़ाऊ काम का मोर्चा संभाला और मध्य एशिया के एक्सपर्ट्स ने गुंबद बनाने की तकनीक दी। ये उस समय की कला और विज्ञान का एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय संगम था। अब पत्थरों को जोड़ने की बात करें तो उस दौर के मोटार यानी मसाले का नुस्खा बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें चूना, सुर्खी यानी ईंट का चूरा, गुड़, बेलगोंद और यहाँ तक कि उड़द की दाल जैसी प्राकृतिक चीजें मिलाई गईं। सुनने में ये किसी रसोई का नुस्खा लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि यह प्राकृतिक मिश्रण समय के साथ इतना सख्त हो गया कि आज के आधुनिक सीमेंट को भी कड़ी टक्कर देता है। अब हम इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां कला और विज्ञान का असली जादू देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग के चमत्कार और दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन्स। सबसे पहले पानी की बात करते हैं। 20,000 मजदूरों और इतने विशाल बाग बगीचों के लिए रोज पानी कहाँ से आता था? इसके लिए एक जबरदस्त जल प्रबंधन प्रणाली बनाई गई थी। बैलों की मदद से रहट चलाकर यमुना का पानी निकाला जाता,
ऊपरी टंकियों में स्टोर किया जाता और फिर जमीन के नीचे बिछे पाइपों और नालियों के एक बेहद कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए पूरे परिसर में सप्लाई किया जाता था। मुख्य गुंबद की इंजीनियरिंग तो और भी शानदार है। इसे डबल डोम या दोहरा गुंबद तकनीक कहते हैं। अगर आप अंदर से देखेंगे तो गुंबद का आकार एकदम परफेक्ट और संतुलित लगेगा ताकि आवाज गूंजे नहीं, लेकिन बाहर से देखने पर यह एकदम आसमान छूता हुआ दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हकीकत में ये दो अलग अलग गुंबद हैं, एक अंदर एक बाहर। उस दौर के लिए ये एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक थी और मीनारों की सुरक्षा इंजीनियरिंग को तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आपको पता है कि ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री पर नहीं खड़ी हैं? जी हां, उन्हें जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाया गया है। क्यों? ताकि अगर कभी कोई भयंकर भूकंप आए और मीनारें गिरे तो वे बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे पर एक खरोच तक ना आए। इसी तरह दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन को मात देने के लिए अद्भुत गणितीय सटीकता का इस्तेमाल हुआ। जब नीचे खड़े होकर ताजमहल की दीवारों पर लिखी आयतें देखते हैं तो सभी अक्षर एक ही साइज के लगते हैं, पर असल में कलाकारों ने ऊपर के अक्षरों को काफी बड़ा और नीचे के अक्षरों को छोटा उकेरा था, ताकि दूरी की वजह से हमारी आंखों को कोई भी अक्षर छोटा बड़ा ना लगे। एकदम परफेक्ट इल्यूजन कंट्रोल। सजावट की बात करें तो दीवारों पर जो रंग बिरंगे फूल दिखते हैं वे कोई पेंटिंग नहीं है, इसे पियात्रा ड्यूरा कला कहते हैं। सफेद संगमरमर को बहुत ही बारीकी से काटकर उसमें असली रंग बिरंगी कीमती पत्थरों को इतनी परफेक्शन के साथ फिट किया गया है कि कोई दरार नजर नहीं आती। और जब सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है ना, तो ये आज भी एकदम जीवंत होकर चमक उठते हैं। चलिए, अब हम इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम बात करेंगे लागत, समय रेखा और कुछ मशहूर मिथकों की सच्चाई के बारे में। इस पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन देखें तो 1631 में मुमताज़ महल के निधन के बाद 1632 में काम शुरू हुआ और 1653 तक चला। यानी इस महाप्रोजेक्ट को पूरा होने में पूरे 22 साल का वक्त लगा। और खर्चे की बात करें तो उस समय के लगभग 3 से 5 करोड़ मुगल रुपये इस पर खर्च हुए थे। अगर आज की महंगाई से इसकी तुलना करें तो ये रकम कई अरबों डॉलर के बराबर होगी। अब एक बहुत ही मशहूर कहानी की बात करते हैं कि ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। पर सच्चाई क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य और इतिहासकार स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं कि ये पूरी तरह से एक मिथक है। इसका कोई भी ठोस ऐतिहासिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। ये बस एक अफवाह है जो बिना किसी आधार के पीढ़ियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, अंत में बस इस एक विचार पर गौर कीजिए। अगर 17वीं सदी में बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ इंसानी मेहनत, प्राकृतिक सामग्रियों, ग्लोबल सहयोग और एक अटल इच्छा शक्ति से दुनिया का ये शाश्वत चमत्कार खड़ा किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, आज की हमारी एडवांस तकनीक और ज्ञान के साथ हम इंसान और क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपने इस अद्भुत इमारत को एक बिल्कुल नए और वैज्ञानिक नजरिए से देखा होगा।